Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding stroke. Very simple, very important topic like for everybody's. This is very important topic. ठीक है ना? So stroke के लिए like हम the causes, the type, the management, everything we are going to discuss. Very important clinical feature, the symptoms, how to manage. Very important topic. So start with the topic stroke. और स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन अटैक या फिर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. ठीक है ना? सो ब्रेन स्ट्रोक और लाइक ब्रेन अटैक और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक, सो वो आपको कमिंग सेशन में समझ में आ जाएगा. सो स्ट्रोक क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज सडन, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे होगा. नो, इट इज अ सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. सी, दिस इज आवर ब्रेन, है ना? ये हमारा ब्रेन है एंड ब्रेन में हमारे ब्लड वेसल्स भरे पड़े हैं जो कि प्रॉपर ब्रेन को सप्लाई करें. क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या, ब्लड वेसल मतलब कि क्या बोलते हैं, ब्लड लेके आएगा, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा जो कि हमारे ब्रेन को चाहिए. क्योंकि हम काम करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए. बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर सकते हैं. सेम हमारा ब्रेन तो 24/7 काम करता है, तो उसको बहुत ही अच्छा वाला एनर्जी चाहिए. उसको लाइक फॉर एक सेकंड के लिए भी ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपना काम लाइक पूरा ही स्टॉप हो सकता है ना? सो ब्रेन को कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए एंड वो कौन सप्लाई करता है? थ्रू अ ब्लड वेसल्स. हमारे ब्लड के थ्रू होता रहता है ना? ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड आते रहते हैं. तो अगर लेट सपोज ये हमारा ब्लड वेसल है, सी दिस इज द ब्लड वेसल. लेट सपोज यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया. अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया या फिर लेट सपोज ये जो आर्टरी है ये रप्चर हो गई, है ना? ये बीच से रप्चर हो गई तो इस पार्ट में ब्रेन, ये जो हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन है यहाँ पे तो ब्लड आगे पहुंच नहीं पाएगा. तो यहाँ पे जब ब्लड नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? ये पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा ना. ये पार्ट में स्कीमिया हो जाएगा. न्यूरॉन जो है वो मरने लग जाएंगे. न्यूरॉन क्या हो जाएंगे? मरने लग जाएंगे. न्यूरॉन बेचारा भूखा मरने लग जाएगा कि भाई मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मुझे खाना नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ? मर जाऊंगा. तो यहाँ पे इस पार्ट का जो न्यूरॉन है वो मर जाएंगे. अब इस पार्ट का न्यूरॉन मर जाएगा तो ये पार्ट, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का ईच एंड एवरी कोना कोना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक ईच एंड वन पार्ट जो हमारा ब्रेन का है वो इम्पोर्टेंट है. सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, कहीं से कुछ काम होता है, कहीं से कुछ काम होता है. अब इतना सारा पार्ट स्टॉप कर देगा काम करना तो कितने सारे चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, है ना? सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक, है ना? सो सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन. सडन होगा ऑफ कोर्स क्योंकि एकदम से ब्लड सप्लाई रुकेगा, एकदम से न्यूरॉन को ब्लड नहीं मिलेगा, न्यूरॉन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, एकदम से वो अपना काम करना छोड़ देगा. तो सडन ब्रेन फंक्शन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. अब वो डिस्टर्बेंस हो सकता है या तो जो ब्लड है वो आगे नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि आगे रुकावट आ गई है. रुकावट कैसे आ गई? कुछ वहाँ पे कुछ प्लेग जम, कुछ क्या बोलते हैं, क्लॉट जम गया है, कुछ रुकावट आ गई, या फिर जो ब्लड वेसल थी ना वो रप्चर हो गई है, फट गई है. या तो फट गई है, लेट सपोज ये हमारे क्या बोलते हैं, ये हमारा पाइप है, इस पाइप के आगे मैंने कुछ डाल दिया तो या तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगी, या फिर मैंने ये पाइप यहाँ से फट गई है. अब यहाँ से फट जाएगी तो ये पानी आगे बह पाएगा नहीं ना. सो यही हुआ, या तो यहाँ पे कुछ रुकावट आ गई, कुछ प्लेग आ गया है, कुछ क्या बोलते हैं वो क्लॉट आ गया है, या तो ये ब्लड वेसल रप्चर हो गई है तो आगे ब्लड जा ही नहीं पा रहा है. आगे जो ब्लड नहीं जा पा रहा तो न्यूरॉन को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना? सो स्ट्रोक इज द सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. अब मैंने क्या बोला, या तो वो रुक सकती है ब्लड, या फिर ब्लड जो वेसल है वो रप्चर हो सकती है. तो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रोक के टाइप होते हैं, या तो वो इस्कीमिक हो सकता है या तो वो हेमरेजिक हो सकता है ना? सो सी, इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है या फिर हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है. सो इस्कीमिक में क्या होगा? इस्कीमिक फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, इस्कीमिक स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन इन द सेंस 83 to 85% जो केसेस आते हैं ना स्ट्रोक के, वो बिकॉज ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक होता है. हेमरेजिक बहुत कम होते हैं, लाइक 10 to 15% हमारा हेमरेजिक होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इस्कीमिक स्ट्रोक ही सबसे ज़्यादा होता है. सो इस्कीमिक स्ट्रोक क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज और क्लॉट इन द सेरिब्रल आर्टरी. जो आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही थी वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है बिकॉज ऑफ द एनी प्लेग की वजह से. जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लेग होता है वहाँ पे प्लेग पड़ गया यहाँ पे, या फिर क्लॉट वहाँ पे जम गया है, उसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रही है. डेट इज नॉन एज, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो प्लेग आ गया ना, यहाँ पे क्लॉट आ गया, सो आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो सकती है? इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है ना? तो लाइक थ्रोम्बोसिस की वजह से थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, लाइक इन एथेरोस्क्लेरोसिस थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, या फिर एम्बोलिज्म की वजह से, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है. एट्रियल फिब्रिलेशन में प्रॉपर वारफेरिन नहीं ले रहा था कोई पेशेंट है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन का है.
वो प्रॉपर लाइक जो वारफरिन चल रही थी वो प्रॉपर डोज नहीं ले रहा था, तो जिसकी वजह से एम्बुलेंस फॉर्म हुआ, क्योंकि हार्ट तो ऐसे ऐसे करने लगा तो एम्बुलेंस फॉर्म हुआ। एम्बुलेंस जो है वो ट्रेवल करके हमारे जो हमारे ब्रेन के वेसल्स में चले गए, सेरेब्रल आर्टरी में चले गई, तो वहाँ पे वो वहाँ पे चली गई, वहाँ पे जाके वो स्टक हो गई। तो जहाँ पे वो स्टक हो गई, लेट सपोज ये हमारा सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे स्टक हो गई, तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा। सो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा तो अगेन क्या होगा, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन, लाइक इन शॉक कंडीशन ऑल्सो हाइपोपरफ्यूजन की वजह से ब्लड अच्छे से परफ्यूजन नहीं मिलेगा ब्लड को ब्रेन को, तो उसकी वजह से हो सकती है, या फिर सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से, सीवीटी की वजह से। सो ये सारे कॉज है फॉर इस्केमिक स्ट्रोक, है ना। सेकेंड हमारा है टाइप स्ट्रोक का, डेट इज द हेमरेजिक। हेमरेजिक एज द नेम सजेस्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे, हेमरेज हो रहा है, मतलब कि जो ब्लड वेसल है वो क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। दिख रहा है आपको इमेज में, सी दिस इज द हेमरेजिक, ये जो ब्लड वेसल थी ये क्या हो गई है, रप्चर हो गई, ब्लड वेसल रप्चर हो गई है ना। मतलब कि इतना ज्यादा फोर्स लगा है, इतना ज्यादा उसमें प्रेशर लगा कि ब्लड वेसल क्या हो गई, फट गई है। जो पाइप थी वो फट गई है, वो फट जाएगी तो सारा ब्लड वहीं से लीकेज हो जाएगा, आगे ब्लड मिलेगा ही नहीं, है ना। सो इसमें क्या होगा, क्लॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड लीकेज होगा तो ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, एंड प्लस ब्रेन आगे वाले पार्ट को क्या होगा, ब्लड भी नहीं मिल पाएगा, है ना। सो इस्कीमिया भी हो जाएगा और ब्लड का क्लॉट भी जम जाएगा, हेमाटोमा भी हो जाएगा, है ना। सो कॉज बाय रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू, सो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लीड हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा, है ना। सो ये डिपेंड करता है कहाँ पे हो सकता है, या तो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, मतलब कि विद इन द जो ब्लीडिंग है विद इन द ब्रेन टिश्यू ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर, या फिर सब अरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है। जो हमारा हमने पढ़ा था ना, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पियामीटर, तो सब अरेक्नॉइड हेमरेज भी हो सकता है ना, बिटवीन द ड्यूरामीटर एंड द अरेक्नॉइड। ठीक है, इसके कॉज अगर हम बात करें कि हेमरेजिक के क्या क्या कॉज होते हैं, सो हाइपरटेंशन, वेरी वेरी मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हेमरेजिक स्ट्रोक इज द हाइपरटेंशन। पेशेंट का बीपी लाइक 200, 210, 180 ऐसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, वो मैनेज नहीं कर पाया, उसने प्रॉपर मेडिसिन नहीं लिया, तो क्या हुआ, ब्लड वेसल्स थी उसमें इतनी ज्यादा प्रेशर लगी, कंटिन्यूस प्रेशर लगी कि वो फट गया, रप्चर हो गया, है ना। सो बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन, या फिर एन्यूरिज्म हो सकती है, या फिर ट्रॉमा की वजह से, है ना। दिस आर द कॉमन कॉज फॉर हेमरेजिक स्ट्रोक। उसके अलावा एक और थर्ड टाइप होता है, डेट इज नोन एज TIA, दैट इज ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। दैट इज अ ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक मतलब क्या है, दिस इज द शॉर्ट एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन ड्यू टू द इस्कीमिया इन द ब्रेन विदाउट टिश्यू डेथ और इन्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक क्या होता है ना, मतलब आप ये भी बोल सकते हो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, इट इज द लाइक कि ये वार्निंग साइन है, किसी को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आया है, दिस इज अ वार्निंग साइन कि वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने टाइमली मैनेज नहीं किया तो, है ना। सो इसमें क्या होता है, शॉर्ट एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लाइक लेट्स सपोज स्लरिंग ऑफ स्पीच, या फिर आर्म में वीकनेस हो गया, या फिर फेशियल ड्रूपिंग हो जाएगी, सो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, है ना। शॉर्ट एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा ड्यू टू स्कीमिया इन द ब्रेन। स्कीमिया तो होगा, वहाँ पे ब्लड तो नहीं मिला, बट विदाउट टिश्यू डेथ, वहाँ पे टिश्यू डेथ या फिर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। लेट्स सपोज जो हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे अगर ये कट हुआ, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कट हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई कट हुआ, तो यहाँ पे हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है उसको ब्लड नहीं मिल पाया, बट आपको पता है हमारे ब्रेन में बहुत सारे क्या बोलते हैं, कोलेट्रल सर्कुलेशन होता है। सो बिकॉज ऑफ द कोलेट्रल सर्कुलेशन यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए ब्लड नहीं मिला, थोड़ा टाइम के लिए ब्लड नहीं आया, तो थोड़ा टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला हमारे न्यूरॉन टिश्यूज को, बट फॉर सम टाइम कुछ टाइम के बाद फिर से लाइक बिकॉज ऑफ द कोलेट्रल सर्कुलेशन यहाँ पे ब्लड आ गया, तो इसको ऑक्सीजन मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, तो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि वहाँ पे स्कीमिया नहीं होगा, वहाँ पे डेथ नहीं होगा, न्यूरॉन की डेथ नहीं होगी। ये जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसफंक्शन हो रहा है, जो परमानेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन डेथ। एक मिनट में लाइक मिलियंस ऑफ न्यूरॉन की डेथ हो रही है, सो हमें न्यूरॉन से डेथ नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, जस्ट स्कीमिया हुआ इन द ब्रेन, बट जो टिश्यू डेथ है, जो इन्फेक्शन है, वो नहीं हुआ, वहाँ पे टिश्यू की डेथ नहीं हुई, वहाँ पे न्यूरॉन की डेथ नहीं हुई, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ डैट वो जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसफंक्शन होगा ना, वो बहुत शॉर्ट एपिसोड के लिए होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कैसे हमें पता चलेगा कि ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, जो भी न्यूरोलॉजिकल जो डिसफंक्शन हुआ था इस पेशेंट को, लेट सपोज वो आर्म ऊपर नहीं कर पा रहा था, आर्म वीकनेस हुआ था, तो लाइक विद इन 1 आवर्स में वो रिजॉल्व हो जाएगा, विद इन 1 आवर में बोलेगा कि लाइक लेट सपोज वो हॉस्पिटल में आएगा, बोलेगा कि मेरा हाथ एकदम से ऊपर उठना बंद हो गया था,
हाथ में कमजोरी आई थी, बट 1 घंटे उससे पहले पहले लाइक विद इन 1 आवर में मेरा हाथ लाइक फिर नॉर्मल हो गया। सो दैट इज द लाइक ऐसे पेशेंट बोलते हैं, है ना। सो न्यूरो सिम्टम्स जो है वो रिजोल्यूशन स्टार्ट विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर में स्टार्ट हो जाएगा, लाइक सही हो जाएगा, एंड लाइक विद इन 24 आवर्स में वो एकदम ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। बट हमें प्रॉपर जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के जो पेशेंट होते हैं ना, हमें प्रॉपर मैनेज करना होता है, प्रॉपर उनको ऑब्जर्वेशन में डालना होता है एटलीस्ट फॉर अप टू 48 आवर्स तक, देखने के लिए कि मे बी उसको फर्दर स्ट्रोक ना आ जाए, है ना। क्योंकि मे बी कोलेटरल सर्कुलेशन हो गया बट वो भी हैम्पर्ड कर जाएगा, वो भी स्टॉप हो जाएगा, तो मे बी स्ट्रोक हो सकता है ना। सो हमें प्रॉपर ऑब्जर्व करने होते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो है वो शॉर्ट एपिसोड के लिए होता है एंड विद इन 1 आवर में वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। सो आपने इस्केमिक पढ़ लिया, आपने हेमरेजिक पढ़ लिया, आपने ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा असेसमेंट स्केल। आगे मैं आपको बताऊंगी सारा लाइक फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले मैं असेसमेंट स्केल बताती हूँ कि लेट सपोज कोई पेशेंट है स्ट्रोक का, लेट सपोज वो आर्म वीकनेस के साथ, फेशियल वीकनेस के साथ आए, तो हम क्या क्या असेसमेंट करते हैं। तो एक हमारा फास्ट असेसमेंट होता है। फास्ट असेसमेंट जो कि हम नॉर्मल जो है ना, जो हमारे नॉर्मल पब्लिक पर्सन है, नॉर्मल जो है, उनको भी हमें फास्ट सिखाना होता है कि फास्ट आपको कैसे स्ट्रोक का वार्निंग साइन समझना है। सो फास्ट मतलब कि फास्ट, FAST। एफ मतलब कि फेशियल वीकनेस, फेशियल वीकनेस होगा या तो लाइक फेशियल ड्रूपिंग हो सकता है एक साइड, है ना। सो फेशियल ड्रूपिंग, फेस में वीकनेस होगा। ए हमने फास्ट पढ़ा ना, फास्ट। ए मतलब कि आर्म में वीकनेस होगा, वो बोलेगा लाइक मैं अपने हाथों से ग्लास पकड़ नहीं पा रहा था, या फिर पेन पकड़ नहीं पा रहा था, या हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था। सो दैट इज द आर्म वीकनेस। सो फेस वीकनेस हो गया, आर्म वीकनेस हो गया। एंड एस इज द स्पीच डिफिकल्टी होगा, वो बोल नहीं पाएगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा, जो बोलेगा वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इतना लड़खड़ा के बोलेगा, है ना। सो स्पीच डिफिकल्टी। सो एफ इज द फेस वीकनेस, ए इज द आर्म वीकनेस, एस इज द स्पीच डिफिकल्टी, एंड टी मतलब कि टाइम इज न्यूरोन। टाइम इज न्यूरोन क्यों, मैंने बताया ना कि लाइक जैसे ही ब्रेन को, मतलब हम बोलते हैं ना टाइम इज मनी। सो लाइक फॉर नॉर्मल पीपल टाइम इज मनी, बट इन स्ट्रोक टाइम इज न्यूरोन, बिकॉज जैसे जैसे आप डिले करोगे उतना ही न्यूरॉन क्या होगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक फॉर इन 1 मिनट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन डैमेज होगा। जितना ज़्यादा न्यूरॉन डैमेज होने लग जाएगा उतना आपका जो ब्रेन का फंक्शन है उतना ज़्यादा हैम्पर्ड होता जाएगा, उतना स्टॉप होता जाएगा, उतना जो जो प्रॉब्लम है उतना और सिवियर होता जाएगा। सो टाइम इज न्यूरॉन मतलब कि जैसे ही आपको FAS सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको फटाफट आपको इमरजेंसी कॉल, मतलब आपको फटाफट आपको इमरजेंसी में आना है, फटाफट आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, आपको फटाफट आपको हॉस्पिटल आना है, मतलब सिंपल बोले तो आपको हॉस्पिटल आना है ना। सो फेस वीकनेस, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी एंड टाइम इज न्यूरोन, तो आपको फटाफट एक्शन लेना है, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट असेसमेंट होता है। सेकेंड असेसमेंट होता है हमारा ABCD2 स्कोर। ABCD2 स्कोर क्या होता है ना, ए मतलब कि एज, आपको पता है लाइक आजकल तो वैसे बहुत यंग लोगों को भी स्ट्रोक होने लगे हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, इतना हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है धीरे धीरे, बट एंड ऑल्सो जेनेटिक की वजह से भी। बट जो हमारा जो मोस्ट कॉमन देखा जाए तो हमारे एल्डरली एज में स्ट्रोक के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना। सो जैसे जैसे एज होती है स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो एज हो गया हमारा, A फॉर एज, B फॉर BP, जिसका BP होगा, जैसे ही पेशेंट आता है तो हम उसका एज देखते हैं, BP चेक करते हैं। C इज द क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स चेक करते हैं लाइक आर्म वीकनेस, फेस वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, है ना, ये सारे हो गए, क्लिनिकल फीचर्स हो गया। एंड D की ड्यूरेशन, वो कितने टाइम से हो रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, क्योंकि इससे हमारे ट्रीटमेंट, आगे आप पढ़ोगे इसमें हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा कि अभी हम क्या कर सकते हैं ना। सो एज हो गया, BP हो गया, क्लिनिकल फीचर्स हो गया। D इज द ड्यूरेशन ऑफ, जो क्लिनिकल फीचर्स का ड्यूरेशन हो गया। एंड दूसरा D का मतलब है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डायबिटीज, है ना। सो ये हम स्कोर करते हैं ABCD2 स्कोर। एंड थर्ड स्केल हमारा है NIHS स्केल। NIHS स्केल क्या है, दिस इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल। बहुत सिंपल है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल। आप ये देख के डरना मत, ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो कि ये NIHS स्केल क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। सो NIHS स्केल क्या है, दिस स्केल इज यूज टू असेस द सिवियरिटी ऑफ स्ट्रोक एंड मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ओवर द टाइम। मतलब क्या है, लेट सपोज कोई स्ट्रोक का पेशेंट आएगा, हम उसमें NIHS स्केल, जो हमारा NIHS स्केल है, तो हम
वो प्रॉपर पूछेंगे। जैसे कि इसमें बहुत 11 आइटम्स होते हैं, लाइक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मंथ, व्हाट इज़ योर एज, है ना, मतलब कि ओरिएंटेशन वगैरह चेक करते हैं, है ना। गेज देखते हैं, उसमें हम विजुअल देखते हैं, फेशियल पैल्सी देखते हैं, मोटर आर्म, तो आर्म वीकनेस है या नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम 0 1 2 3 ऐसे स्केल देते हैं, एंड देन उसको हम लास्ट में सबको प्लस करते हैं, ठीक है ना। प्लस करने के बाद अगर उसका 0 आता है, इट मीन्स नो स्ट्रोक सिम्टम्स, स्ट्रोक नहीं है, ठीक है। अगर 1 to 4 स्कोर आता है मतलब कि माइनर स्ट्रोक है। अगर 5 to 15 के बीच में आता है मतलब कि मॉडरेट स्ट्रोक है। अगर 16 to 20 के बीच में स्कोरिंग आती है तो मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रोक है। एंड अगर 21 to 42 आता है, इट मीन सीवियर स्ट्रोक है। मतलब कि NIHS स्केल क्या बताता है, इट टेल्स द सिवियरिटी ऑफ स्ट्रोक, है ना। मतलब कि जितना ज़्यादा स्कोर होगा, मतलब कि जो स्ट्रोक है उतना ज़्यादा सीवियर है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इट मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ओवर द टाइम। मतलब क्या है, मतलब कि ये प्रोग्नोसिस बताता है। प्रोग्नोसिस बताता है मतलब जितना ज़्यादा सीवियर स्केल होगा, है ना, मतलब कि प्रोग्नोसिस उतना पुअर है। एंड ऑल्सो क्या बताता है कि जैसे कि कोई पेशेंट आया है, लेट सपोज मॉडरेट NIHS स्कोर था, 7 स्कोर था उसका, जब वो आया था, हमने मैनेज किया, हमने उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी, थ्रोम्बेक्टोमी, कुछ भी किया, मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह किया। मैनेजमेंट करने के बाद उसका जो स्कोर है वो 3 हो गया, मतलब कि मॉडरेट से वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनर हो गया। मतलब कि हमें ट्रीटमेंट भी ट्रीटमेंट का भी पता चलता है ना कि हाँ, जो हमने ट्रीटमेंट दिया, जो हमने मैनेजमेंट किया, वो लाइक वो मतलब पेशेंट को उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, है ना। सो इट ऑल्सो मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ओवर द टाइम, ठीक है ना। सो ये हमारा NIHS स्केल है, इट असेस द सिवियरिटी ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है ना। इसमें 11 आइटम्स होते हैं, ये आप एटलीस्ट याद करना। एंड मिनिमम स्कोर इसका 0 होता है, मैक्सिमम स्कोर इसका 42 होता है। एंड ये थोड़ा आप स्कोरिंग याद कर लेना कि 0 मतलब कि नो स्ट्रोक, 1 to 4 मतलब कि माइनर, एंड 5 to 15 का मतलब मॉडरेट, 16 to 20 का मतलब है मॉडरेट टू सीवियर, एंड 21 to 42 का मतलब है सीवियर स्ट्रोक, ठीक है। सो इतना आपको पता होना चाहिए। फास्ट असेसमेंट, हमारा ABCD2 एंड हमारा NIHS स्कोरिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लिनिकल फीचर्स पे। अब मैंने क्या बताया था आपको, लेट्स सपोज ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है ना, ये हमारा ब्रेन है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। मैंने क्या बताया कि ये हमारा ब्रेन है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्लॉट जमा, तो ये वाले पार्ट को, ब्रेन इतना पार्ट को हमारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे न्यूरॉन डेथ होगा। अब ये वाला पार्ट जो फंक्शन करता है, हमारा जो भी फंक्शन है इसका, लाइक विजुअल में, हमारा क्या बोलते हैं, विजुअल में हो गया, बॉडी को कंट्रोल करने में, तो वो जो ये काम कर रहा था, ये पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, वो काम करना स्टॉप कर देगा। सो टोटली जो स्ट्रोक है, कहाँ पे क्लॉट जमा है, कौन से पार्ट में जमा है, कौन से पार्ट वाले एरिया को ब्लड नहीं मिल रहा है, कहाँ पे स्कीमिया हुआ है, कहाँ पे हेमरेज हुआ है, उसी पे डिपेंड करता है कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे आपके, राइट। सो लेट्स सपोज अब अगर आपका पैराइटल लोब डैमेज हुआ है, लेट्स सपोज हमारा ब्रेन का डिफरेंट पार्ट होते हैं, है ना। फ्रंटल हो गया, प्राइटल हो गया, हमारा ऑक्सीपिटल हो गया, हमारा सेरिबेलम हो गया, हमारा टेम्पोरल हो गया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। एंड डिफरेंट पार्ट जो है, डिफरेंट आर्टरी जो है उसको सप्लाई करती है। सो लेट्स सपोज पैराइटल लोब में डैमेज हुआ है, पैराइटल लोब में डैमेज हुआ है ना, पैराइटल लोब में डैमेज हुआ है ना, पैराइटल लोब में डैमेज हुआ, राइट पैराइटल होगा, एक हमारा लेफ्ट पैराइटल होगा। मतलब कि सिंपल बोले तो एक हमारा डोमिनेंट पैराइटल लोब होगा और एक हमारा नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब होगा। मतलब क्या है, लेट्स सपोज आई एम राइट हैंडेड, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मेरा लेफ्ट वाला जो ब्रेन का जो पार्ट है वो राइट बॉडी कंट्रोल करता है, एंड राइट वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट बॉडी कंट्रोल करता है। तो मैं राइट हैंडेड हूँ, इट मीन्स जो मेरा लेफ्ट पैराइटल है वो डोमिनेंट है ना। ये मेरा जो लेफ्ट पैराइटल है वो क्या है, डोमिनेंट है। सो अगर डोमिनेंट पैराइटल लोब में डैमेज होगा, मतलब कि लेफ्ट पैराइटल लोब बोल सकते हो आप, या फिर डोमिनेंट पैराइटल लोब में अगर डैमेज होगा, मतलब कि जो पैराइटल लोब को बेसिकली कौन सप्लाई करता है, MCA आर्टरी, मतलब कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है प्रॉपर उस एरिया को। मतलब कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी में क्लॉट जम गया है ना, सो लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी में क्लॉट जमेगा, तो मतलब कि पैराइटल लोब जो हमारा डोमिनेंट पैराइटल लोब है वो डैमेज हो जाएगा। अब हमारा बेचारा पैराइटल लोब, जो हमारा डोमिनेंट पैराइटल लोब है, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट पैराइटल लोब, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मैथ्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लाइक 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10। ये कौन करवा रहा है, हमारा डोमिनेंट पैराइटल लोब करवा रहा है, ठीक है ना। प्लस ऑल्सो ये क्या करता है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिटन टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, लाइक ये लिखा हुआ है ए कैलकुलिया, ए ग्राफिया, तो मैं ये कौन कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ माई डोमिनेंट पैराइटल लोब, राइट। एंड ऑल्सो द लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन। लेट्स सपोज आपने मुझसे पूछा कि
लेट्स सपोज आपने पूछा कि एम्स में जो न्यूरो बिल्डिंग है वो कहाँ पे है, तो मैं आपको बताऊंगी आप सीधे जाना, देन राइट मुड़ना, फिर लेफ्ट मुड़ना। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ माई पैराइटल डोमिनेंट, जो हमारा डोमिनेंट पैराइटल लोब है उसकी वजह से मैं आपको लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन करवा रही हूँ, है ना। एंड ऑल्सो द स्पीच, ये सारा काम किसका है? डोमिनेंट पैराइटल लोब का। बट लेट्स सपोज हमारा लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी में क्लॉट जम गया, तो जो हमारा डोमिनेंट पैराइटल लोब है वो डैमेज होगा, तो जो उसके फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा? एक कैलकुलिया हो जाएगा, मतलब कि जो हम कैलकुलेशन कर पाते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। आप उस पेशेंट को बोलोगे कि 2+1 कितना होता है, तो वो कर नहीं पाएगा। सो एक कैलकुलिया हो जाएगा, एक ग्राफिया हो जाएगा, मतलब कि वो लिख नहीं पाएगा, है ना। ए लेक्सिया हो जाएगा, वो रीड नहीं कर पाएगा, है ना। लेफ्ट टू राइट में डिसओरिएंटेशन होगा, वो लेफ्ट टू राइट वो समझ नहीं पाएगा। एंड फिंगर एग्नोसिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्नोसिया क्या होता है? एग्नोसिया मतलब कि इनएबिलिटी, एग्नोसिया, एग्नोसिया मतलब कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट को जो हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं नहीं कर पाना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर हमारा क्या बोलते हैं पीपल हो गया, या फिर साउंड हो गया, या शेप हो गया, है ना। जैसे कि ये पेन है, ये मैं पेन है तो मैं इसको बोल रही हूँ पेन है, क्योंकि मुझे पता है ये पेन है ना, मेरा डोमिनेंट लोब इसको बता रहा है कि ये पेन है। बट उन पेशेंट में जिसमें पैराइटल डोमिनेंट अगर क्या बोलते हैं हैम्पर्ड होगा, स्टॉप हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा, तो वो ये बता नहीं पाएगा ये पेन है ना। सो दैट इज द एग्नोसिया। बट यहाँ पे क्या होता है? फिंगर एग्नोसिया, मतलब कि वो फिंगर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, है ना, कि ये कौन सा फिंगर है, ये कौन सा फिंगर, ये कौन सा फिंगर है। सो दैट इज द फिंगर एग्नोसिया। एग्नोसिया मतलब सिंपल वर्ड है कि इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई लाइक ऑब्जेक्ट, या फिर पीपल, या फिर कुछ भी चीज़ें को आइडेंटिफाई नहीं करना इज एग्नोसिया। तो फिंगर एग्नोसिया मतलब फिंगर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बट अगर नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब डैमेज होगा, लाइक अभी मैंने डोमिनेंट का बताया, अगर नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब अगर डैमेज होगा, अगर राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी में अगर क्लॉट जम गया है, तो बिकॉज ऑफ डैट हमारा नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब अगर डैमेज होगा, तो क्या होगा? जो हमारा नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब है ना, वो क्या करता है? विजुओ स्पेशियल स्किल्स करता है। मतलब क्या है कि मतलब कि विजुअल स्पेशियल, मतलब स्पेस में जो हम हैं, जैसे कि मैं चल रही हूँ तो मेरे आगे कुछ पत्थर है, तो मैं एक डिस्टेंस लाइक मैं डिस्टेंस वो करूँगी, मेरे आगे जो चल रहा है मुझे पता है वो इतने डिस्टेंस पे मुझे टकराना नहीं है। लेट्स सपोज मैं कार चला रही हूँ, तो मुझे पता है आगे वाला कार इतनी दूर पे है, तो वो मुझे पूरा पता चल रहा है कि मेरे बगल में ये है, मेरे इधर ये है। सो पूरा मुझे विजुअल स्पेशियल स्किल्स जो है वो बिकॉज ऑफ हमारा नॉन डोमिनेंट नॉन पैराइटल लोब की वजह से है ना, नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब की वजह से है। तो अगर इसमें डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? हेमी नेग्लेक्ट होता है। हेमी नेग्लेक्ट मतलब कि आप एक साइड क्या करने लग जाओगे? नेग्लेक्ट करने लग जाओगे। आप लेफ्ट साइड क्या करने लग जाओगे? नेग्लेक्ट करोगे। आपको लेफ्ट साइड की बॉडी का पता ही नहीं चलेगा, है ना, आपको सिर्फ राइट साइड का बॉडी का पता चलेगा। दैट इज नोन एज हेमी नेग्लेक्ट, हेमी नेग्लेक्ट। और सेकंड क्या होता है? कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया होता है। कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी एप्रेक्सिया क्या होता है? एप्रेक्सिया क्या होता है? एप्रेक्सिया इज द इनएबिलिटी टू कैरी आउट द लर्न एक्टिविटीज। एप्रेक्सिया मतलब कि कुछ बनाना जो आपको आता है, जैसे कि कॉम्बिंग करना, ब्रशिंग करना, ये ना इनएबिलिटी टू परफॉर्म द लर्न एक्टिविटी इज नॉन एज एप्रेक्सिया। तो जो एप्रेक्सिया, जैसे कि किसी को एप्रेक्सिया है तो आप उसको बोलोगे कॉम करो, तो उसको कॉम करना नहीं आएगा। लाइक वो आप उसको ब्रश दोगे कि ब्रश करो, तो उसको पता नहीं इससे ब्रश कैसे करते हैं। तो पहले उसको ये चीज़ें आती थी, बट अब उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करने। ऐसा नहीं कि उसको मोटर फंक्शन नहीं है, मोटर फंक्शन है, वो मतलब उसके हाथ चल रहे हैं, बट उसको पता ही नहीं कैसे करते हैं। सो दैट इज द एप्रेक्सिया। कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया क्या होगा? मतलब कि कंस्ट्रक्शन करने में, लेट्स सपोज आप उसको बोलोगे कि प्लीज मेक दिस ट्राइंगल, तो वो ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। आप बोलोगे कि आप ये स्फीयर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, या कुछ भी बनाओ, या फिर आप ये डायग्राम बना के उसको दे दोगे कि ये आप भी ऐसा बनाओ, तो वो बना नहीं पाएगा। सो दैट इज द कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया एंड हेमी नेग्लेक्ट अगर नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब अगर डैमेज होगा तो, है ना। तो ये फीचर्स देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर टेम्पोरल लोब डैमेज होगा तो क्या क्या फीचर देखने को मिल सकता है? सो टेम्पोरल लोब में पता है आपको हिप्पोकैम्पस है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है? मेमोरी में हेल्प करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा। प्लस और क्या होगा? एंटीरोग्रेड एमनेसिया होगा। एंटीरोग्रेड एमनेसिया का मतलब क्या है कि एंटीरोग्रेड एमनेसिया में क्या होगा ना, एक होता है हमारा एंटीरोग्रेड एमनेसिया, एक होता है हमारा रेट्रोग्रेड एमनेसिया। एंटीरोग्रेड मतलब कि जब उसको इंजरी हुई है ना, जैसे लेट सपोज उसको आज इंजरी हुई है, उसके बाद वाला जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जितने लोगों से मिला है या कुछ भी चीज़ें इवेंट हुई है उसकी लाइफ में, वो उसको याद नहीं रहेगा। पुराना वाला उसको सारा याद रहेगा, इंजरी के बाद वाला उसको कुछ याद नहीं रहेगा। दैट इज नोन एज एंटीरोग्रेड एमनेसिया। एंटीरोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड मतलब कि पुराना वाला भूल जाएगा, एंटीरोग्रेड मतलब कि इंजरी के बाद वाला वो सारे इवेंट वगैरह भूल जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द एंटीरोग्रेड एमनेसिया हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्रोसोपैग्नोसिया।
प्रोसोपैग्नोसिया, एग्नोसिया मैंने क्या बोला, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लाइक एनी ऑब्जेक्ट हो गया या फिर पीपल हो गया, है ना। सो वैसे ही प्रोसोपैग्नोसिया मतलब कि मेमोरी ऑफ फेस लॉस्ट, मतलब कि उसको देखा होगा ऐसा लगेगा, मतलब क्या है कि जैसे कि लेट सपोज हम आए दिन कितने लोगों से मिलते रहते हैं, राइट। मिलते हैं, लेट सपोज कोई हमें 2-3 साल के बाद मिला, 2-3 साल के बाद जब हमें कोई मिलता है तो हमें ऐसा लगता है ना, यस हमने इसको कहीं देखा है, इनसे बातें की है, लेट सपोज हमें उसका नाम याद ना हो बट उसका फेस हमें याद रहता है ना। बट इन जब जब अगर टेम्पोरल लोब डैमेज होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोसोपैग्नोसिया हो जाएगा, मतलब कि मेमोरी ऑफ फेस लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है, लाइक कि उसको ऐसे स्मेल लगेगा कि रॉटन फिश, डेड रेट, मेटेलिक टेस्ट, ऐसा कुछ उसको लगता रहेगा, है ना। सो हेलुसिनेशन होगा। प्लस डिजाबू और जमाइबू भी होता है। डिजाबू क्या होगा, अनड्यू फेमिलियरिटी, जैसे कि लेट्स सपोज कि जो डिजाबू मतलब कि क्या होगा, अनड्यू फेमिलियरिटी, जैसे कि मैं पहली बार उसके साथ मिली हूँ, लेट्स सपोज कोई पेशेंट है, उसका टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया, तो मैं उससे पहली बार मिली हूँ बट वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा जैसे मैं उसको 10 साल से जानती हूँ। सो डेट इज द अनड्यू फेमिलियरिटी। जमाइबू में क्या होगा, अनफेमिलियरिटी, मतलब कि मैं उसको इतने सालों से जानती हूँ, डेली बात करती हूँ, बट स्टिल उसको लगेगा कि वो मुझको पहचानता ही नहीं है, डेट इज द जमाइबू, ठीक है ना। बाकी और क्या होता है, वर्निकेस एरिया भी वहीं पे है, तो वो भी डैमेज हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको रिसेप्टिव अफेजिया देखने को मिल सकता है। रिसेप्टिव अफेजिया एक होता है हमारा रिसेप्टिव अफेजिया, एक होता है हमारा एक्सप्रेसिव अफेजिया, और एक हमारा होता है ग्लोबल अफेजिया। सो रिसेप्टिव मतलब क्या होता है, रिसेप्टिव का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, आप वो जो रिसेप्टिव अफेजिया का मतलब कि अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो जो भी आप बोलोगे ना वो समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंडिंग में उसको डिफिकल्टी होगा। लाइक वो बोलेगा तो सब कुछ बोलेगा बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है, नॉनसेंस कुछ भी बोल सकता है नॉनसेंस की तरह, बट वो समझ कुछ नहीं पाएगा, ठीक है। बट इन एक्सप्रेसिव अफेजिया में क्या होता है कि वो एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है, मतलब कि उसके अंदर वर्ड्स नहीं आ पाते हैं, वर्ड्स नहीं बोल पाता है, टूटे फूटे वर्ड्स बोलेगा, है ना। सो एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगा, डेट इज द एक्सप्रेसिव अफेजिया। रिसेप्टिव अफेजिया का मतलब है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, या फिर किसी ने बोला है जिसमें कुछ बताऊंगी उसको तो वो समझ नहीं पाएगा, डेट इज द रिसेप्टिव अफेजिया। सो टेम्पोरल लोब डैमेज होगा तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर फ्रंटल लोब डैमेज होगा, फ्रंटल लोब डैमेज होगा, सो सी फ्रंटल लोब क्या क्या करता है, लाइक मूवमेंट में, थिंकिंग में, रीजनिंग में, बिहेवियर में, मेमोरी में, स्पीकिंग में, ये सब हमारा फ्रंटल लोब हमें मैनेज करता है। सो अगर फ्रंटल लोब डैमेज होगा बिकॉज ऑफ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में अगर डैमेज हो गया है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में अगर क्या बोलते हैं ब्लॉकेज हो गया है, सो फ्रंटल लोब डैमेज होगा तो क्या होगा, एंटी सोशल बिहेवियर होगा। एंटी सोशल मतलब कि वो जो पेशेंट आएगा उसके लेट सपोज उसका जो सन है वो बोलेगा कि पहले मेरे फादर इतने अच्छे थे बट अब इतने एंटी सोशल हो गए, इतने अग्रेसिव हो गए हैं, कुछ भी गाली वाली करते रहते हैं। सो एंटी सोशल बिहेवियर हो जाएगा, एग्रेशन हो जाएगा, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, लाइक पहले वो एकदम क्लीन ठीक ठाक साफ सुथरा रहता था, अब वो एकदम बहुत गंदा सा बन के रहता है। सो लाइक पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हमारा पैरासेंट्रल लोब्यूल होता है ना जो कि ब्लैडर को कंट्रोल करता है, सो वो भी डैमेज हो जाएगा। सो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगा, सो लाइक यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। एपैथी हो जाएगा, लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, है ना। सो एपैथिक वो लगेगा, लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ क्या बोलते हैं एंथुसियाज्म हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। एबुलिया होगा मतलब कि लैक ऑफ डिजायर टू स्पीक, मतलब कि बोल तो वो पाता है, मतलब क्या होगा कि जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो जैसे कि आप गए तो अब वो कुछ नहीं बोलेगा, फिर बोलेगा उसके जैसे लेट सपोज उसके सन उसका साथ है तो बोलेगा अभी मेरे फादर मुझसे इतनी ज्यादा बातें कर रहे थे, इतना बोले जा रहे थे, जैसे ही आप आए हो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब वो बात तो कर रहा था बट अब आप आए हो आप कुछ पूछ रहे हो आपको बता ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पा रहा है, अब वो लाइक उसका जो डिजायर है वो डिजायर उसका खत्म हो गया है ना। सो लैक ऑफ डिजायर टू स्पीक, मतलब अपनी मन मर्जी से बात करेगा। सो दैट इज द ए बोलिया। एंड ऑल्सो क्या होगा, फ्रंटल लोब क्या होगा, अगर फ्रंटल लोब डैमेज होगा तो क्या होगा, प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, प्रेजेंट होगा। यूजुअली क्या होता है जो प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस है ना वो एब्सेंट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज पर, बट इन फ्रंटल लोब डैमेज अगर होगा तो क्या होगा, प्राइमेटिव जो रिफ्लेक्सेस है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि ग्रेस्प रिफ्लेक्स हमारा खत्म हो जाता है ना, लाइक 4 मंथ पे वो खत्म हो जाता है, बट इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स हो जाएगा, लाइक आप रूटिंग करोगे बच्चे ऐसे करते हैं ना, सो रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको मैग्नेटिक गेट भी देखने को मिलेगा, गेट में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना। सो गेट आपको कैसा दिखेगा, मैग्नेटिक गेट दिखेगा। मैग्नेटिक गेट में क्या होगा ना कि मतलब मैग्नेटिक मतलब चिपका चिपका, मतलब कि जो फिट है ना वो ग्राउंड पे से चिपका हुआ रहेगा, है ना। मैग्नेटिक
मतलब फिट जो है ना वो फ्लोर पे से स्टक रहेगा एंड छोटा छोटा स्टेप लेगा और ऐसा लगेगा कि उसका जो फिट है ना, उसका जो पैर है वो ग्राउंड पे से चिपका हुआ है, सो बहुत फोर्सफुल वो उठा रहा है ना, सो मैग्नेटिक गेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर ऑक्सीपिटल लोब अगर डैमेज होगा बिकॉज ऑफ द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में अगर डैमेज है तो क्या होगा, विजुअल हेलुसिनेशन, क्योंकि ऑक्सीपिटल बेसिकली हमारा विजुअल में काम करता है, सो विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। पेलिनोप्सिया देखने को मिलेगा। पेलिनोप्सिया मतलब कि परसिस्टेंट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम द व्यू, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने आपको ये पेन शो किया, आपको पेन शो किया, हटा दिया, हाँ पेन नहीं है, बट उसको भी मैंने पेन शो किया, बोलेगा हाँ पेन है, हटा दिया स्टिल उसको लगेगा हाँ पेन अभी भी है। सो दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम द व्यू, स्टिल उसको लगेगा अभी भी पेन है ही है। सो दैट इज द पेलिनोप्सिया। और ए साइमल्टेनियसिया मतलब कि क्या होगा कि लेट्स सपोज आपने उसको दिखाया दिस इज द पेन एंड लेट्स सपोज आपने दिखाया दिस इज द बॉटल, ठीक है, बट आप दोनों को एक साथ दिखाओगे, आपने अलग अलग दिखाया तो उसने बोला ये पेन है, ये दिखाया तो उसने बोला कि ये बॉटल है, बट आप दोनों को साथ में दिखाओगे ना तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये दोनों क्या किया है। सो एज द नेम सजेस्ट ए साइमल्टेनियस, मतलब कि दोनों को साइमल्टेनियस दिखाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या क्या है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा, प्लस होमोनिमस हेमिनोप्सिया हो जाएगा, मतलब कि कैसे पता चलेगा, जैसे कि आपने उसको लेट सपोज आपने उनको चावल खाने के लिए दिया तो वो एक साइड का चावल खा लेगा और एक साइड का चावल पूरा का पूरा छोड़ देगा, मतलब कि एक साइड का विजन उसका लॉस हो जाएगा, है ना, लॉस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, तो सिर्फ उसको एक साइड का चीजें देखेगा। सो दैट इज नोन एज होमोनिमस हेमिनोप्सिया। तो ये एक हमारा फीचर्स देखने को मिलता है। उसके अलावा ये हमारा हो गया क्लिनिकल फीचर्स, लाइक अगर कौन सा लोब डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल फीचर्स होते हैं हमारे स्ट्रोक में, ठीक है ना। उसके बाद कमिंग टू कि स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं हम सबसे पहले उनमें एनसीसीटी हेड कराते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ लाइक डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे पहले एनसीसीटी हेड करवाते हैं टू रूल आउट कि वो कौन सा स्ट्रोक है, वेदर इट्स हेमरेजिक है, इस्कीमिक है, कहाँ पे है, वो रूल आउट करने के लिए। उसके अलावा लाइक रूल आउट होता है ना, उसके साथ साथ हम ईसीजी, सीटी, एंजियोग्राफी, एमआरआई वगैरह भी करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है। वैसे एनसीसीटी हेड करके ही फटाफट हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि टाइम इज न्यूरोन, तो हम जितनी जल्दी हम मैनेज करेंगे तो ये पूरा पूरा लाइक ईसीजी, एंजियोग्राफी वगैरह तो हम लेटर करवाते हैं, लेटर केस में, बट सबसे पहले हम एनसीसीटी हेड कराते हैं, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम एंड उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, सो मेडिकल मैनेजमेंट में लाइक हमारा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसका एयरवे मैनेज करेंगे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। प्लस हम इसमें ग्लूकोज लेवल भी चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी आपको स्ट्रोक वाले सिम्टम्स में मिक्स होंगे, तो हमें ग्लूकोज लेवल भी चेक करना होता है जब पेशेंट आता है। तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन प्लस ग्लूकोज लेवल भी चेक करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर इस्केमिया हुआ है, थ्रोम्बोसिस वगैरह हुआ है, तो लाइक हम डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी देते हैं, लाइक हम बेसिकली एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रिल दोनों को देते हैं पेशेंट को, ठीक है। प्लस और एंटी कोएगुलेंट भी देते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन का है तो वारफरीन वगैरह हो गया है ना, उसके डोज वगैरह एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पीटीआईएनआर एंड ऑल, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, ठीक है ना। सो ये तो नॉर्मल हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक मतलब कि थ्रोम्बस जो फॉर्म हो गया है उसको क्या करना, लाइसिस करना, थ्रोम्बस को लाइस करना, जो ब्लड के क्लॉट जम गए हैं उसको लाइसिस करना, ठीक है ना। सो उसमें हम लाइक टेनेक्टिप्लेज, एल्टीप्लेज, मतलब बेसिकली टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हम देते हैं। वो कब तक दे सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं विया इंट्रावीनस रूट, आईवी के थ्रू हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, लाइक टेनेक्टिप्लेज और एल्टीप्लेज, बट कब तक दे सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका एक विंडो पीरियड होता है। लेट्स सपोज उसका जो स्ट्रोक है 2 घंटे पहले हुआ है तो हम उस केस में दे सकते हैं, है ना। सो उसका विंडो पीरियड होता है अप टू 4.5 आवर्स, बेस्ट 3 आवर्स इज द बेस्ट टाइम कि अप टू 3 आवर्स दे देना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे फिर वो क्लॉट नहीं वो डिजोल्व कर पाएगा, ये जो टेनेक्टिप्लेज है, एल्टीप्लेज है। सो विंडो पीरियड फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज अप टू 4.5 आवर्स, ठीक है ना, जिसमें हम टेनेक्टिप्लेज या फिर एल्टीप्लेज देते हैं, ठीक है। उसको देने से पहले हम प्रॉपर लाइक पूरा असेस कर लेते हैं कि क्योंकि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, तो एक पूरा चार्ट होता है उसमें वो लिखा रहता है कि एज हो गया, बीपी हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिसेंट सर्जरी नहीं हुई है ना, ये सारे असेस करने के बाद पीटीआईएनआर चेक करते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ इनको हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर वो विंडो पीरियड के अंदर में हो तो विंडो पीरियड के अंदर में हो फिर हम उसको देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देने के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट
कि क्योंकि ये थ्रोम्बोलाइटिक है ना, थ्रोम्बस को क्या किया है, थ्रोम्बस को मतलब कि डिसॉल्व कर देता है ना, मतलब ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं ना, उसके बाद हम पेशेंट का क्या बोलते हैं, जीसीएस हो गया, ग्लास्को गोमेज स्केल हो गया, बीपी हो गया, मतलब पूरा वाइटल्स, बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर हो गया, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, और हमारा सैचुरेशन हो गया, है ना, हार्ट रेट हो गया, ये प्रॉपर हमें मैनेज करना होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कि हमें मैनेज करना होता है कैसे, एवरी 15 मिनट हम मैनेज करते हैं फॉर 2 आवर्स हमें एवरी 15 मिनट करने होते हैं, देन फॉर 6 आवर्स हम 30 मिनट्स पे करते हैं, देन फॉर 24 आवर्स तक हम एवरी आवर करते हैं, मतलब एवरी आरली हम 24 आवर्स तक प्रॉपर मॉनिटर करते रहते हैं। एंड फिर हमारा बीपी का टारगेट क्या होता है, बीपी का टारगेट होता है हमारा लेस देन 180/105, इससे कम होना चाहिए बीपी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर हेमरेज होने की भी चांसेस होते हैं। और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखते, लाइक 120 से 120/80 से भी ज़्यादा कम नहीं रखना होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम होगा तो हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, तो बहुत कम भी नहीं रखते हैं। 180 लेस देन मोर देन 180/105 से भी ज़्यादा नहीं रखना होता है, ठीक है ना। प्लस और क्या करना होता है, आपने थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी है ना, सो आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी आपको कोई आईएम इंजेक्शन नहीं दे सकते, आप कोई कैनुला वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर 24 आवर्स तक आपको नहीं करने होते, जैसे कि राइस ट्यूब इंसर्शन हो गया, या फिर आपको क्या बोलते हैं फॉलीज इंसर्शन हो गया, है ना, कुछ भी लाइक सेंट्रल लाइन हो गया, या फिर इंट्यूबेशन हो गया, मतलब जितना हो सके हमें स्टॉप करने होते हैं फॉर 24 आवर्स तक, ठीक है ना। सो नो एंटीकोएगुलेंट, कोई एंटीकोएगुलेंट भी देने नहीं होते फॉर 24 आवर्स तक। एंड हमें ब्लीडिंग के लिए प्रॉपर मॉनिटर करना होता है, लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन, फीकस, है ना, हर जगह से हमें ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना होता है, ठीक है ना। सो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है। उसके अलावा एक हमारा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। और ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी की जो जो साइन है वो समय हम प्रॉपर हमें मैनेज करने होते हैं, है ना। एंड उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी देना होता है, लाइक मैनिटोल दे दिया, बेड को एलिवेट कर दिया, है ना। सो जो मैंने आईसीपी में पढ़ा रखा है इंक्रीज आईसीपी, आप वो देख सकते हो। उसके अलावा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, अगर सेचुरेशन मेंटेन ना करे तो एलिवेशन ऑफ बेड हो गया, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी है, एंड उसके अकॉर्डिंग लाइक बीपी कम है ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज भी करना होता है, ठीक है ना। पोजीशन प्रॉपर देना है, पोजीशन भी चेंज कराना है, क्योंकि उसका वीकनेस है पूरा, लाइक इधर राइट साइड, अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन अगर डिसफंक्शन हुआ है तो राइट साइड पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, राइट साइड वो हुआ है तो लेफ्ट साइड पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, तो वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो हमें प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, प्रॉपर हमें न्यूट्रिशंस का भी ध्यान देना है। हो सकता है कि वो डिस्फेजिया हो, वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है, तो हमें राइस ट्यूब इंसर्ट करके हमें प्रॉपर फीडिंग देनी होती है ना। तो ये सारी चीज़ों का मैनेज करना होता है, ठीक है ना। सो थ्रोम्बोलाइसिस हो गया, है ना, थ्रोम्बोलाइसिस हो गया। बट लेट सपोज कोई पेशेंट है वो विंडो पीरियड के बाद आया है, लाइक 5 आवर्स पे आया है, या फिर कोई पेशेंट है जिसमें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो हम थ्रोम्बेक्टोमी भी करते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी क्या है, मैकेनिकली जो थ्रोम्बस है उसको रिमूव करना, तो थ्रोम्बेक्टोमी मतलब थ्रोम्बस को रिमूव करना मैकेनिकली। तो क्या करते हैं, जैसे कि स्टंट डालते हैं, सी दिस इज द क्लॉट, ये हमारा क्लॉट थ्रोम्बस जमा हुआ है, तो हम स्टंट, कैथेटर रहेगा, कैथेटर में एक स्टंटिंग होती है ना, वो अंदर जाती है, और वो लाइक ये देखा आपने, ये पूरा जो थ्रोम्बस था उसको लेके बाहर आ जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी भी करते हैं। उसके अलावा हम कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो कैरोटिड है ना, लेट सपोज कैरोटिड जो आर्टरी है वहाँ पे क्लॉट जमा हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ट्यूब डालेंगे फॉर टेम्परेरी, जो ब्लड फ्लो है वो अल्टर करेंगे, एंड देन प्लेग को हटा देंगे। सो दैट इज नॉन एज कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी। उसके अलावा कैरोटिड स्टंटिंग भी करते हैं, अगर लाइक स्टेनोसिस है, कैरोटिड स्टेनोसिस है, तो कैरोटिड स्टंटिंग करते हैं विद और विदाउट एंजियोप्लास्टी, ठीक है ना। और उसके अलावा डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी करते हैं, लाइक इन हेमरेज में, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या करते हैं, डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी करते हैं। सी डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी में क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कि अंदर हिमेटोमा बढ़ रहा है, अंदर ब्लीडिंग होती जा रही है, सो प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको हमें रिलीव करना होता है कि ब्रेन टिश्यू को प्रॉपर स्पेस दे दो उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, क्रेनियम ही रिमूव कर देते हैं। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे उन्होंने स्कैल्प पे एक इंसिजन डाला, ठीक है ना, एंड ड्रिल करके ये जो बोन का जो फ्लैप है ना उसको रिमूव कर दिया, एंड देन वो प्रॉपर स्पेस दे दिया कि जो ब्रेन का जो टिश्यू अच्छे से स्वेल हो जाए, सो दैट प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से फर्दर डैमेज ना हो, लाइक ब्रेन हर्निएशन वगैरह ना हो। सो हम डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी भी करते हैं इन हेमरेजिक स्ट्रोक में, ठीक है ना।
ठीक, सो ये हमारा मैनेजमेंट होता है। प्रिवेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रिवेंशन में हमें पेशेंट को बोलना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। लाइक अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसको सजेशन करना है, अगर अल्कोहल लेता है तो उसको स्टॉप करवाना है, एक हेल्दी वेट मेंटेन करते रखना है, एक हेल्दी बीएमआई मेंटेन करके रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको हमें डैश डाइट के लिए बोलना है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन डाइट बतानी है ना, लाइक जिसमें हाई फाइबर्स होते हैं, लो शुगर होता है, लो फैट होता है। सो ये वाला डाइट बताना है हमें। सो ये हमारा प्रिवेंशन मेथड होता है, ठीक है ना। बाकी रिस्क फैक्टर आपको पता है, एज हो गया, हमारा डायबिटीज हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, है ना। ये सारे कुछ कुछ हमारे क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर हमारा स्ट्रोक के लिए, ठीक है ना। सो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ये हमारा फास्ट ABCD2 स्कोर, NIH स्केल क्यों यूज करते हैं, ये आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। स्कीमिक, हेमरेजिक और ये ट्रांजिएंट स्कीमिक अटैक क्या होता है, ये आपको पता